हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, और लंबा चैप्टर था, उसके कई भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर की बात भी हम करेंगे। तो हम यहाँ तक इसमें चर्चा कर चुके थे कि लेखिका की जो बहन है रेणु, उसकी जो खास बात है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो चल रही थी कि किस प्रकार से रेणु है वो भी दीख से हट करके कार्य करने का जो उनकी घर की परंपरा रही है उनका पालन किया। वो भी बाकी औरतों की तरह थोड़ी सी सनकी कह सकते हैं, अलग विचारधारा रखने वाली थी। और उसी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि रेणु है वो गर्मियों में गाड़ी में बैठ करके नहीं आती थी दूसरी बहन की तरह। कहती थी कि थोड़ी सी दूर गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक है। स्कूल उन्होंने पास कर लिया था, लेकिन बीए जो है वो उन्होंने पास करने के लिए मना कर दिया था। तब उसे पिताजी ने समझाया कि तुम शादी कर लोगी, नौकरी हो जाएगी वगैरह वगैरह। फिर भी कोई विश्वसनीय तर्क नहीं लगा, तो रेणु को वही तर्क दिया गया जिसको कुतर्क कहा है लेखिका ने, कि माँ बाप अक्सर काम में लेते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम बीए करो। तो रेणु ने बीए कर लिया, लेकिन पास होने लायक नंबर ला करके। ठीक है। अब वो सच बोलने में भी हमारी माँ से एक कदम आगे थी। ये बात भी हो रही थी रेणु की विशेषताओं के अंतर्गत। कोई अगर उसे इत्र भेंट करने के लिए कहता तो कहती कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ऐसा न कह करके वो कहती कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ इत्र से। इतना सच बोलती थी और लोगों के लिए वो सच मजाक का विषय बन जाता था। अब आगे है हमारी तीसरे नंबर की बहन है चित्रा। चित्रा की चर्चा कर लेते हैं। देखो चित्रा की क्या खास बातें हैं। मेरे संग की औरतें में बहुत सारी औरतों की बात की गई है, जिसमें वो सबसे पहले अपनी नानी, फिर माँ, फिर परदादी, इनके बारे में चर्चा करती करती अपनी माँ के बारे में और खुद बहनों के बारे में आ जाती है। खुद के बारे में नहीं बताएगी, अपनी बहनों के बारे में बताती हुई कहती है कि वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, दूसरों को पढ़ाने में रखती है। यह है चित्रा की विशेषता। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के, शागिर्द कहते हैं शिष्य, शिष्य जो थे हैं चेले, उनके ज़्यादा आते थे। अब वो दूसरों को पढ़ाने में लग जाती थी तो खुद अपने लिए एग्ज़ाम में कम पढ़ पाती थी, उसके खुद के अंक कम आते थे, शिष्यों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। ये लीजिए, ये भी एक खास बात थी उसकी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। वाकिफ़ मतलब जिसे पता ना हो, जानता ना हो। उस लड़के को भी जानकारी नहीं थी कि इसने लड़का पसंद कर लिया है। खुद माँ बाप को भी नहीं पता था हमारे, और लड़के को भी नहीं पता। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। ये हैं किसके हालात? उसकी बहन चित्रा की। ये है चित्रा की विशेषता। चलो भाई, और क्या क्या विशेषता है जान लेते हैं। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, फिर करनी पड़ी। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई दिक्कत भी नहीं आई। अच्छी बात है। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। बेचारा क्या करता फिर? एक लड़की ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर ही रहता है, तो होकर ही रहेगा भाई। फिर उसकी शादी भी हुई। तो उसने बात आगे खींची नहीं, बेचारे ने खुद ही शायद वरमाला डाल ली होगी उस लड़की के हाथ से छीन करके। ले भाई, तुम जो कहती हो वो तो होकर के रहता ही है, करेंगे शादी, और तो क्या करेंगे। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए थे बेचारे ने। अच्छा किया, वरना ज़्यादा देर लड़ भी नहीं पाता। होता है ऐसा। हम में सबसे छोटी बहन अचला, उसकी सुन लीजिए भाई। अचला क्या है? काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। हमने देखा कि रेणु, चित्रा, यही है खिसकी हुई। ये जो अचला है, ये काफ़ी दिनों तक ऐसा लगा
कि ज़्यादा खिसकी हुई नहीं है, दिमाग से ज़्यादा क्रैक नहीं है, अलग नहीं। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता में दाखिला ले लिया। ये लीजिए भाई, आ गया दिमाग में सनक, अलग अलग प्रकार के विषय हैं वो चुन रही है। ढंग से पढ़ाई की और पास हो गई पत्रकारिता में भी, ठीक। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, ठीक है भाई, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, फिर लीक नहीं पकड़ पाई। घर बार में ज़्यादा मन नहीं लगा, ज़्यादा देर तक घर बार में मन नहीं लगा पाई, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, लेखिका बन गई। मंजुल की तरह, मेरी तरह, शादी के बाद 30 वर्ष पार करने के बाद उसने भी लिखने का रोग लगा लिया। देख लीजिए, पहले अर्थशास्त्र करती है, फिर पत्रकारिता करती है, शादी करती है, सब कुछ मानो सब कुछ सही चल रहा था, लीक से चल रहा था, लेकिन शादी के बाद 30 बरस पार करने के बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया और उसने लेखन के हवाले कर दिया अपने आप को। एक बात हम में एक सी रही, हम में मतलब बहनों में, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। ये अच्छी बात है भाई, भाई घर बार ढंग से नहीं चला पाई। इनमें से बहुत उनकी जो मेरे संग की औरतें जो हैं ढंग से, जैसे उसकी माँ भी है जो घर बार को देखभाल नहीं कर पाई थी। लेकिन लेखिका कहती है कि घर बार चाहे हम ढंग से नहीं चला पाई हो, परंपरागत रूप तरीके से अर्थात एक आदर्श बहू के रूप में नहीं बन पाई हो, पर तोड़ा नहीं घर को, अर्थात शादी एक बार की और उसे कायम रखा, आखिर तक निभाया। शादी हमने नहीं तोड़ी, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार मतलब उस किनारे को तोड़ा नहीं, डूबी नहीं। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार को तोड़ा और डूबी नहीं, न तो कगार को तोड़ा न उसमें डूबी। अर्थात हम परंपरागत तरीके से चाहे घर बार नहीं चला पाई हों, आदर्श बहू नहीं बन पाई हों, लेकिन हमने घर चलाया। एक बार शादी की तो उसे पूरी तरीके से निभाया भी, ठीक। चाहे हम तलाक के किनारे पे ही खड़ी रही हो, लेकिन तलाक लिया नहीं, शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये शायद मृदुला गर्ग के किसी उपन्यास की एक पंक्ति है, और उस पंक्ति को ही उन्होंने जीवन में उतारा हो, और वही उसने उपन्यास में उतारा हो कि हम विश्वास करती रही हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए तलाक कभी नहीं लिया। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो क्या कम काफ़ी है? बस इतना भी बहुत होता है कि हम घर के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लें। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर, जिसका नाम है, में रही। बिहार का छोटा सा कस्बा डालमिया नगर, शादी के बाद, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, अलग अलग कोनों में जा कर के बैठते थे। चाहे पति पत्नी साथ जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, लेकिन पिक्चर हॉल में वो अलग अलग बैठेंगे। पता नहीं क्यों, क्या परंपरा थी, आज़ादी अनुभव करने के लिए। ये कैसी आज़ादी, इसका पता नहीं। अब लेखिका आगे कहती है, मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, वो नौकरी छोड़ करके मैं वहाँ गई थी। कहाँ? बिहार के उस छोटे से कस्बे डालमिया नगर में। और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी मैं, नाटकों में अभिनय करने का मुझे शौक था। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी,
साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा लोगों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अच्छा किया। लेखिका ने देखो उस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाया। दिल्ली छोड़ करके, दिल्ली की नौकरी छोड़ करके जाती हैं बिहार, और वहाँ नाटकों में अभिनय करने का लेखिका को शौक था ही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। उनका जो चलन था, कौन सा, अलग अलग कोणों में बैठ करके फिल्में देखना, इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया कि उन शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने में शामिल कर लिया, मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। उन नाटकों के माध्यम से भाई नाटक दिखाए गए, उससे जो पैसा आया वो अकाल राहत में लगा दिया गया। इस प्रकार से लेखिका ने नाटकों में भी काम किया है। मृदुला गर्ग ने वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। बागलकोट। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच चुके थे जब लेखिका बागलकोट पहुंच जाती हैं कर्नाटक। पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। क्या करे भाई, बच्चों को तो पढ़ाना ही है। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की। ये कैथोलिक बिशप एक प्रकार की संस्था है, विदेशी संस्था है, क्रिश्चियन जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्था है। आप देखोगे हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जहाँ ये क्रिश्चियन पद्धति से पढ़ाई करवाई जाती है। वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होता है पूरी स्कूलों में, ऐसे खूब मिल जाएंगे आपको। उससे दरख्वास्त की, उस मिशन से। वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। कौन? कैथोलिक बिशप। एक स्कूल खोलने के लिए हमने उनसे प्रार्थना की। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, क्योंकि ये जो संस्था होती हैं लगभग ज़्यादातर अपने क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, क्रिश्चियन लोगों को शिक्षा देने के लिए ही काम करती हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि क्रिश्चियन जनसंख्या वहाँ पर कम है इसलिए हम वहाँ स्कूल नहीं खोलेंगे, क्रिश्चियन बच्चे नहीं आएंगे तो हम क्या खोलें। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार किया। इसरार मतलब प्रार्थना की, निवेदन किया, आग्रह किया कि देखिए जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो तो पढ़ लेंगे जितने भी हैं, गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं वो भी पढ़ने लायक हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो भी पढ़ेंगे, तो आपका शिक्षा देने का जो अच्छा उद्देश्य है वो पूरा होगा। आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। ये हमें यकीन दिला दो कि वो स्कूल 100 वर्ष तक चलता रहेगा। अब भाई कोई किसी को यकीन कैसे चला सकता है, यकीन कैसे दिला सकता है 100 वर्ष तक कोई स्कूल चलेगा? अरे भाई हमारी गारंटी तो 2 मिनट की नहीं। मुझे गुस्सा आ गया, लेखिका को भी गुस्सा आ जाता है इस बात पर कि कोई ऐसे कैसे गारंटी दे सकता है कि 100 वर्ष तक स्कूल चलेगा। भाई नहीं भी चले। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। ये यकीन कोई भी नहीं दिला सकता है। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के नए पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अब जब उनसे मैंने ये कहा कि भाई किसी के बारे में क्या गारंटी दी जा सकती है, स्कूल को तो छोड़िए, खुद के बारे में भी तो नहीं कह सकता कि हम कितने साल जिएंगे, क्या रहेंगे, तो अगले 100 बरस तक के बारे में कैसे यकीन दिलाया जा सकता है। तो वो गुस्सा हो गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है पढ़ाने की जो दिक्कत है बच्चों की वो समस्या हमारी नहीं है, आपकी है। बात कड़वी थी पर 100% सच भी थी कि भाई समस्या तो हमारी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सच के सामने सिर झुकाया हमने भी, भाई ये तो आदत थी हमारी बचपन से ही। सच के सामने सिर झुकाना भी चाहिए, मान लेना चाहिए सच, और सच यही था।
कि समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही खोजना है। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। लगभग प्राइमरी स्कूलों में 2 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वो कह रही है मैं 3 पढ़ाऊँगी। संस्कृत पुराने समय में 6ठी से आरंभ करते थे, ठीक है। तो 3 भाषाएं वैसे होती है, तृतीय भाषा तो अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, त्रिभाषा फॉर्मूला हमारे चलता ही है। तो वो बोली कि 3 भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल मैं खोलूँगी वहाँ पर, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। लेखिका भी जिद्दी है, उसने भी तय कर लिया। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोग, खिसके का मतलब यहाँ पर थोड़े से अच्छे कार्य के लिए प्रेरित लोग की मदद से व्रत पूरा हुआ, स्कूल खोल ली। मेरे बच्चे व अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में जाकर के अलग अलग ख्यात यानी प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ये है इनका भी, लेखिका भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि परंपरा से अलग हटके, जो कह सकते हैं काम करने की, जिद्द पूरी करने की आदत लिए हुए हैं, उन्होंने भी किया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। खुद ही बता दिया कि मैं भी जिद्दीपन के नमूने पेश करने में कम नहीं थी अपनी बहनों की तरह, पर सबसे ज़्यादा उसे मंच पाया मेरे लेखन ने। लेखन में मैंने जिद्दीपन ज़्यादा दिखाया। कैसे भाई, वो जान लेते हैं। जो शुरू से अब तक लीक से खिसका हुआ है, अपनी राह खुद तलाशता रहा है। लेखन में मैंने परंपरा नहीं निभाई, अलग परंपरा से कार्य किया, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी, रेणु के लेखन के बराबर नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई थी। 9 इंच बारिश दिल्ली जैसे शहर में हो जाए तो आपको पता है बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। 9 इंच। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ये तो आप आज भी देख सकते हो, देश का विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे महानगरों की स्थिति यही है, थोड़ा सा पानी पड़ने पर ऐसी हो जाती है। और ये पानी तो बरसा है 9 इंच। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले जो हैं, पहली जो मंजिल है, फाइलें पानी में तैर गई थी। उन पहले मंजिल की ऑफिस की जो फाइलें थी वो भी पानी में डूब गई। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। सब जानते हैं कैसे निकलेगा बाढ़ में। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। अब रेणु तो आपको पता ही है, जिद्दीपन में सबसे नंबर 1 है। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। वही रेणु जो अपनी गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है कि सामंतशाही का प्रतीक है। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, इतनी बारिश में स्कूल कौन खोलेगा भाई, बाढ़ जैसे हालात। उसने कहा आपको कैसे पता चला कि स्कूल बंद है, किसने कहा आपको? उसने भी तर्क दिया अच्छा वाला। इस सवाल का माकूल यानी उचित जवाब किसी के पास नहीं था। भैया आपको कैसे पता स्कूल बंद है, ये बताओ। नहीं बता पाए। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी लगा रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा था। स्कूल में भी फ़ोन था, हमारे यहाँ भी था, फ़ोन करके भी अगर पता करें दोनों ठप। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। ये लो भाई, गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, हो नहीं रही थी। सड़कों पर पानी था पर और नहीं बरस रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। कौन? स्कूल बंदी था। ये तो एक लॉजिक की बात थी, लेकिन उस बच्ची को कौन समझाए। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि वो पैदल चल के आई और स्कूल भी बंद है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है। उसने कहा, रेणु ने, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया भाई? स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई। आप आपका जो कहना था कि स्कूल बंद है, वो कहाँ है बीच में? क्या जरूरत है उसमें बीच में आने की? अच्छी बात। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जिस समय वो पैदल गई होगी इतनी दूर तक।
जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में, निचाट अकेले अपनी धुन में, मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। ये प्रश्न में भी आएगा कि मंजिल की तरफ अकेले चलते चले जाना, इसका आनंद ही दूसरा है। कुछ प्रश्न हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, हल्की हल्की। लेखक ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? क्योंकि नानी ने कुछ कार्य ही ऐसा किया था। वो साहबों से प्रभावित थी, लेकिन साहबों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करती थी। उनके पति विदेश पढ़ने गए, लेकिन कभी भी मलाल नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र रूप से जीवन जीने वाली थी, कभी किसी के जीवन को जीते हुए बाधक नहीं बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वतंत्रता थी उसमें। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी रही। उन्होंने अपने पति से कहा, जो एक विदेशी चाल ढाल के थे, कि अपने मित्र प्यारेलाल को बुलाओ। और जब उसे बुलाया गया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना। तो ये जो सनक भरी आदेश था या इच्छा थी, वो एक प्रकार की आंदोलन में भाग लेने की भागीदारी थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। कथन के आलोक में बताइए कि लेखिका की माँ की विशेषताएं। लेखिका की माँ नाजुक थी, साहबों के घर से थी, ठीक है, झूठ नहीं बोलती थी, दूसरों के सामने बातें जाहिर नहीं करती थी। तो ऐसे सच्चे दिल की होने के कारण वो सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का सब चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी का घर अजीब था, क्योंकि माँ काम नहीं करती थी, हमेशा बिस्तर पर रहती थी। मर्द लोग काम करते थे, बच्चों को पालन पोषण भी करते थे, बाकी लोग भी काम करते थे, ठीक है। और परदादी जो थी वो आप सभी जानते होंगे कैसी थी। आप कल्पना कीजिए कि परदादी ने पतोहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की क्यों मांगी? भाई, लड़की मांगने का कोई स्पष्ट कारण तो नहीं आया था, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर में लड़कियां थी, लेकिन पहला बच्चा लड़का पैदा हो रहा था। तो उसने उस लीक से हटने का, परंपरा तोड़ने का प्रयास किया परदादी ने, और ईश्वर से मांगा कि पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा, और कोई स्पष्ट कारण तो आया नहीं। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी काम लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। पाठ के आधार पर बताइए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई, डराने धमकाने से क्या होता है? सहजता से बताओ उसको, किसी को भी, कि ये काम ऐसे करना है अच्छे से, तो उसके समझ में आ जाएगा, तो अच्छा काम होगा। क्योंकि डराने धमकाने से कोई काम अच्छा नहीं होता है, हो भले ही जाए। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पर एक लेख लिखना है। तो ये निबंध टाइप प्रश्न है, निबंधात्मक लिख सकते हैं कि बच्चों का क्या, सभी का है। शिक्षा तो सभी को चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कैथोलिक बिशप वालों ने कि हम तो क्रिश्चियन बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गैर क्रिश्चियन को भी देनी चाहिए। जैसे लेखिका ने फिर पाठशाला बनाई, स्कूल बनाई और वो चलाई। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लीक से हटकर काम करते हैं, अपनी ईमानदारी रखते हैं, दूसरों के सामने चापलूसी नहीं करते हैं, दूसरों की बातें नहीं कहते हैं, अपनी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से जो कार्य करते हैं, उनको बड़े श्रद्धा भाव से रखा जाता है, देखा जाता है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और ही अंतिम पंक्ति थी। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो लेखिका की जो बहनें हैं वो सभी अपना जीवन अपने तरीके से, खुले विचारों से, आज़ादी से जीवन जीने वाली हैं। चाहे वो घर में ही आज़ादी से जिए तो भी बहुत अच्छा है। अकेलेपन का चाहे जैसा भी रहा हो, वो चलने का प्रयास करती रही हैं। उसमें कोई साझेदार वो नहीं बनाना चाहती हैं। जिसमें उन्होंने बताया भी कि हम अपना अपना घर है, वो आज़ादी से जीती रही हैं। आज़ादी से अपने घर के अंदर रहते हुए अपना जीवन चलाया है। शादी कभी नहीं तोड़ी है। परंपरा के अनुसार हम नहीं चल पाए तो भी हमने शादी तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। ये अकेलेपन का मजा ही कुछ और था। जैसे रेणु है, वो अकेले चल के स्कूल जाती है, वापस आती है, इसका आनंद ही अलग होता है। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर जिसके हमने प्रश्नोत्तर किए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैप्टर पढ़ने में आनंद आया होगा। तो इसको मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।